एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास ऐसी के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 26/11 विवाद जो है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे की प्रमुख कारण है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर जी की तरफ से सवाल खड़े किए गए उज्ज्वल निकम, जो कहीं ना कहीं 26/11 मामले की पैरवी कर रहे थे उसको लेकर। तो इसके पीछे क्या कुछ मंशा है और इसके पीछे सवाल खड़े करने के क्या कुछ रीजंस हैं। और इसी के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी इस समय महाराष्ट्र में अगर कैंडिडेट जीत के आते हैं तो किसका समर्थन करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। स्वागत करने के लिए धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने उज्ज्वल निकम जी को लेकर के जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे क्या कुछ मंशा है? कोई आरोप नहीं क्या लगाया, जरूरत है उसकी? कोई आरोप नहीं लगाया। हमने सिर्फ सवाल खड़े किए हैं कि उज्ज्वल निकम पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। पार्लियामेंट का जाने का मतलब है कि देश से वफादारी अदा करना है। उन्होंने जो अहम केस चलाई साहब की और अबू इस्माइल की, तो उसमें कुछ जजमेंट जो है वो जजमेंट ही सवाल खड़े करते हैं। वही सवाल हम लोगों ने खड़े किए हैं कि भाई जजमेंट में जो है वो आपने कभी भी जिक्र नहीं किया कि हेमंत करकरे, रामते है, सालिस्कर है, इनको कौन सी गोली लगी, उस गली उसका बोर क्या था। पैराग्राफ नंबर 803 और 804 में जो है वो बेसिलिटिक एक्सपर्ट की ये कह रहा है कि मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने ये सवाल किया कि ये आप कंडक्ट कर रहे थे, मैच नहीं हो रहा था, तो आपने इस इंक्वायरी को रोका क्यों नहीं और जज से और इंक्वायरी ऑफिसर से ये क्यों नहीं कहा कि ये जब तक मैच का मामला जो है वो किस बोर से फायर की, कौन से वेपन से फायर की, वेपन फायर करने वाला कौन व्यक्ति था, उसकी जब तक जानकारी नहीं मिलती तब तक रोकना चाहिए था। और उसकी जानकारी करने के बाद ही इनको जज के सामने पूरी तथ्य लाना था। तो वो आप क्यों नहीं ले आए, ये सवाल हम लोग ने उनके सामने रखा है। प्रकाश अम्बेडकर, लेकिन बात यह आती है यहाँ पर कि इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है आपके जो सवाल है वो? सवाल ऐसा है, देखिए कि आप हर चीज में राजनीति देखोगे तो आपका दिमाग खराब है, मैं कहूँगा। या आपको किसी ने ये सवाल पूछने को कहा इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो। सरकार उस वक्त बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस की थी, बीजेपी विरोधी दल था। तो तीनों ने जो उठाना चाहिए था लेकिन तीनों ने उठाया नहीं। जिसको उठाया उस पर आप उंगली उठा रहे हो, भी आप क्यों उठा रहे हो। मौका मिला इस बार क्योंकि उज्ज्वल निकम जो है वो कैंडिडेट बन चुके हैं। पहले उठाते तो कहते भैया नहीं, हम आप कैंडिडेट होने की वजह उनको मजबूरी है कि जवाब देना, लोगों के सामने वोट मांगना है। लोगों तक जानकारी जब तक नहीं आएगी तब तक वो लोग जो है वो वोट कैसे करेंगे। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर चीज में राजनीति देखने की जो व्यवस्था बनी हुई है उसे बाहर निकलिए और इशू को इशू करके देखिए। जब एक बात है कि हेमंत करकरे एक आईपीएस अधिकारी है, कामते एक मिलिट्री ऑफिसर है, सावरकर एक वापिस एक आईपीएस अधिकारी है, तीनों गुजर चुके हैं, बुलेट से गुजर चुके हैं। लेकिन बुलेट किसकी है, किसने फायर किया, ये पूछने पर भी आप कहोगे राजनीति। तीसरा शख्स कौन था सर आपके हिसाब से? वही तो हम जानना चाहेंगे। उस वक्त भी उठा था, उज्ज्वल निकम ने जवाब नहीं दिया। अब कैंडिडेट है तो कम से कम उस वक्त तो जवाब दे वो। सर, अगर मैं राजनीति की बात करता हूँ तो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अगर जीत कर आते हैं तो आप एनडीए गठबंधन का समर्थन करेंगे? ये भी मैं कहता हूं कि फ्यूचर के सवालों को मैं जवाब नहीं देता। मैं वर्तमान में जीता हूं और वर्तमान की परिस्थिति देख के मैं राजनीति करता हूं। फ्यूचर की कभी राजनीति नहीं करता हूं।
सर आपसे मेरा एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट था यहाँ पर सभा में, उन्होंने शरद पवार और उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को कहा कि आप कहीं न कहीं एनडीए में आ जाइए, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएँगे। तो क्या ये मोदी जी का जो है एक संकेत है या फिर ये या कहीं विज़न है? कैसे ऐसा देखते हैं? है, या केसरकर करके एक मंत्री है, दीपक केसरकर, जो अभी उन्होंने इलेक्शन के पहले ये कहा था कि उद्धव ठाकरे के परिवार जो है वो अमित शाह को मिल के आए। आप जो है मोदी कह रहे हैं कि भैया हम दोनों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो हम लोग ने ये पकड़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इलेक्शन के बाद दोनों जो है वो बीजेपी के साथ में जाएंगे। सर कहीं न कहीं वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने कैंडिडेट खड़े करके महाविकास अघाड़ी को डेंट करने की कोशिश करी है। अभी आप लड़ोगे तो डेंट होगा। आप किस आधार पर कह रहे हो? आपके पास कोई आधार है, कोई तथ्य है? अशोक चौहान की कैंडिडेचर को लेकर मैं कह रहा हूं, उसको मुसलमानों के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है, मतदान नहीं मिला, हिंदुओं का वोट नहीं मिला। तो मैं ये आरोप करूं कि बीजेपी कांग्रेस ने अशोक चौहान को खड़ा किया था, मुसलमान वोट जो हमारी तरफ ना आए और हम लोग गिरे। तो ये मेरे ख्याल से जो आप लोगों की जो राय ये जो आपकी बात जो है ना, ये कहीं ना कहीं तो भी मुझे वंचित समूह जो है वो खाली ठप्पे मारने वाला होना चाहिए, वो यहाँ की राजनीति का हिस्सा ना बनना चाहिए। यही मुझे एक मानसिकता दिखाई दे रही है और उसी मानसिकता से आप ये सवाल पूछ रहे हो। सर मैं आपकी बात थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। ये जो मुस्लिम समुदाय को लेकर खासकर जो एक तुष्टिकरण राजनीति जो की जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो ये कहीं न कहीं अभी 2 दिन सवाल ऐसा है कि फिर मैं कहूंगा कि आप बीजेपी की बात कर रहे हो। सवाल इसलिए है मैं कि इसलिए मैं राज ठाकरे जी इसलिए ने जो बयान दिया था, मैं इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, राज राष्ट्र ठाकरे का बयान अभी तक वो शाया नहीं है, 2-3 दिन में के अंदर। तो वो उसने उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय के लोगों में कहा था जी। कि उनकी वजह से यहाँ पर ट्रेनों में बहुत रश हो रहा है और उनको हम ये रखना नहीं चाहते। ये दोनों उसका स्टेटमेंट था। लेकिन जब तुष्टिकरण की बात कहती है तो राजेंद्र सच्चर की कमेटी का रिपोर्ट सामने आता है और राजेंद्र कमेटी के सच्चर की कमेटी के तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो आदिवासी से बदतर परिस्थिति में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से मेरे दादा ने जो बात दोहराई थी इस देश के लिए, उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ही मिसिंग है। अब एक रिटायर्ड जज ने जो रिपोर्ट बनाई और उसने ये कहा कि वह मुसलमानों की परिस्थिति जो है वो आदिवासियों से भी बदतर है, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी हम मुसलमानों के तुष्टिकरण की बात हमेशा छेड़ते रहते हो। कौन सा तुष्टिकरण, ये तो बताओ। लफ्ज इस्तेमाल करने से कोई मतलब नहीं है। कौन सा तुष्टिकरण हुआ और किस बात की तुष्टिकरण हुई? आप लोगों के इस जबान से मोदी जी की बात सही ना निकले कि दोबारा बंटवारे की बात हो। कोई आपके यहाँ गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई किसी का मालिक नौकर होने के लिए तैयार है। हर कोई अपनी इज्जत से और हर कोई अपनी जिंदगी चाहता है। अगर नहीं है तो आप देख लो, हम देख लेंगे। यही बात आप छेड़ रहे हो। इसलिए आप लोगों ने भी बात करते समय ऐसी बात ना छेड़े कि जो कल जाके अंगार बन जाए। सर एक विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, अगर 400 पर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। और इसको लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कई बार बयान भी दिए हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? आपकी जानकारी के लूं कि 28 जुलाई 1949 में सरदार पटेल और उस वक्त के आरएसएस के प्रमुख जो थे उनने एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट में ये हुआ कि हम संविधान मानेंगे, तिरंगा मानेंगे विद अशोक चक्र, और 15 अगस्त ये आजादी का दिन है। अभी मैंने आपको
इंफॉर्मेशन दिए। आप जाके मोहन भागवत से पूछिए कि ये आपने क्यों लिख के दिया, आपको जवाब आपका मिल जाएगा। थैंक यू।